रिजल्ट हुआ, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था क्या, पूरा पीरियड देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर है क्या। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक 10 साल का वो पीरियड है जिसमें फ्रांस 1790 से 1799 तक के बीच में जो भी पॉलिटिकल सोशल चेंज आते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, और इस रिवॉल्यूशन में होता क्या क्या है, तो ये रिवॉल्यूशन मेनली वो मोनार्की होती है फ्रांस में, जो monarchy होती है उसको अबॉलिश करता है, फ्रांस को रिपब्लिक देश बनाता है। पर लास्ट में नेपोलियन का डिक्टेटरशिप यहाँ चालू हो जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। क्या इसके कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? मेनली 4 कारण थे। पहला था पॉलिटिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है इकोनॉमिकल, और कुछ है इंटेलेक्चुअल। तो सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है पॉलिटिकल कारण सबसे, और उसके बाद है इकोनॉमिकल कारण। ये कारण मोस्टली मेजर कारण है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बताते हैं। तो पॉलिटिकल कारण में सबसे पहले है बर्बन डायनेस्टी या डिस्पॉट। डिस्पॉट मतलब तानाशाही। तो पॉलिटिकल कारण में बर्बन डायनेस्टी में लुई 14 थे पहले, और उसके बाद लुई 15 थे। ये दोनों राजा बहुत तानाशाह राजा थे। लुई 14 की बात करें तो ये एक अब्सोल्यूट डिस्पॉट थे, मतलब एक तरीके से पूरे तानाशाह थे, जिसको कह सकते हैं कि तानाशाह की अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है तो हम लुई 14 कह सकते हैं। तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है, पावर को केंद्रीकरण किया था फ्रांस में। बहुत वॉर्स लड़ी इन्होंने फ्रांस में, जिसकी वजह से फ्रांस डेप्थ पे चले गया। ये इनकी शक्ल है। और लुई 15 जो है, इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे 7 साल की जो वॉर हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वो इनके टाइम पे हुई थी, जिसकी वजह से फ्रांस बहुत डेप्थ में चले गया था। और ब्रिटेन भी गया था। ब्रिटेन गया था तो ब्रिटेन ने एक तो अमेरिका की कॉलोनीज पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और एक इंडिया पे किया, जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हुआ और इंडिया में भी मूवमेंट शुरू हो गए थे। और फ्रांस में क्या हुआ, डेप्थ इंक्रीज से फ्रांस के लोगों पे कर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के लोग भी डेप्थ में चले गए। ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था लुइस 15, इसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं माना गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं लुइस के बारे में। यही है जो फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो मेनली राजा थे वो थे लुई 16। तो ये एक वेल इंटेंशनड पर्सन थे, बट इन्होंने कोई अच्छे रिफॉर्म्स नहीं लाए हैं। ठीक है, मतलब ये डिसीजन तो अच्छे लेते थे पर उनसे बैक ट्रैक कर लेते थे। इनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट, तो वो उनकी बहुत ही बैड एडवाइज़र थी, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब मैरी की बात जो भी मानते थे ये, वो हमेशा उल्टी हो जाती थी, उसका गलत प्रभाव पड़ जाता था। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस जो है वो हेल्प करता है फ्रांस की फॉर नो गेन्स। ये वर्साइल पैलेस है जहाँ की ये लुई 16 यहाँ रहते थे इस वर्साइल पैलेस में, और ये लगभग मेन फ्रांस से बहुत ही काफ़ी दूर था। ये देखिए फ्रांस का पेरिस इधर है और वर्साइल इधर है। तो आखिर में फ्रांस में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं चलता था इन लोगों को, क्योंकि अपने पैलेस में एकदम विलासिता का जीवन जी रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता था। तो ऐसे लुई 16 के हालात थे। अब कुछ सोशल कॉज देखेंगे। तो सोशल कॉज में क्या था, उस टाइम पे जो फ्रांस के लोग थे वो 3 स्टेट में बटे हुए थे। पहली स्टेट जिसे कहते हैं वो थी कलर्जी, यानी चर्च पोप ये सब जो थे वो आते थे पहली स्टेट के लोग में। इनकी संख्या जो थी वो 1 लाख करीबन थी, और इन पे 10% लैंड था। उसके बाद जो दूसरी स्टेट के लोग आते हैं वो नोबिलिटी में आते थे। नोबिलिटी मतलब जो राजा वगैरह हो गए, या फिर राजा के अंडर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो काम करते हैं, मंत्री वगैरह, सब नोबिलिटी में आते हैं। इनकी संख्या 4 लाख थी और इन पे 25% लैंड था। तीसरे स्टेट बेचारे आते हैं जो वो आते हैं फार्मर्स इसमें थे, आर्टिशियन इसमें थे, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर्स वो थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, पब्लिक ऑफिशियल्स थे। फैक्ट्री वर्कर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था तो इस वजह से फैक्ट्री वर्कर्स ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की वो थी 2.7 करोड़, यानी 95% ऑफ पॉपुलेशन इन फ्रांस। तो फ्रांस की लगभग 95% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के लोगों में थी।
ऐसा करके फ्रांस बटा हुआ था। पढ़ेंगे हम कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उन पर कोई टैक्स लगाया नहीं जाता था। जो नोबिलिटी थी यानी जो सेकंड स्टेट के लोग थे वो बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे थे। और जो हाई पॉइंट था फ्रांस के कल्चर का वो 18th सेंचुरी था। थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्सेस के नीचे दबे जा रहे थे। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होते थे उनको बुर्जुआसी कहा जाता था। और अर्बन वर्कर्स जो थे उनकी पुअर कंडीशन हो चुकी थी, क्योंकि सारा टैक्स थर्ड स्टेट पे लग रहा है तो पुअर कंडीशन होना तो बनता ही है। इसके बाद देखिए हम कुछ इकोनॉमिकल कॉज। तो इन कॉज में क्या हुआ कि ये एकदम आग में घी डालने वाला काम कर रहे थे। एक तो सोशल कॉज इतने खतरनाक हो गए थे, पॉलिटिकल कॉज हो गए थे, ऊपर से ये कॉज भी आ गया कि जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो सन 1700 में थी 2 करोड़, और 1790 में 2.8 करोड़ हो गई, यानी 30% पॉपुलेशन बढ़ गई है 90 साल के अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, खाने पीने की चीज़ें चाहिए होगी, हर चीज़ चाहिए होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, इस टाइम पे एक तो वॉर भी हुई रही थी, मैंने बताया 7 ईयर्स वॉर हो रही थी। 7 ईयर वॉर्स की वजह से जो फ्रांस था वो डेप्थ में चले गया था, बहुत ही हाई डेप्थ में। तो इस वजह से वो जो मेनली लोगों को खाने पीने की सुविधाएं वो प्रोवाइड नहीं करवा करवा पा रहा था, उसका बजट जो था वो नहीं बन पा रहा था वैसा। तो इस वजह से ये भी दिक्कत आ गई। और विंटर आए, हार्श विंटर आ गई थे जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गई, फूड प्राइसेस बढ़ गए, फेमाइन आ गई फ्रांस में। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से जो पीजेंट थे वो बहुत एंग्री हो गए, और कॉमन पीपल भी। आगे देखेंगे इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज में तो इनलाइटमेंट आ जाता है पूरी तरीके से। इसमें साइंस की डेवलपमेंट हो रही थी, फिलोसफी डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहे थे। कुछ कुछ फेमस थिंकर हैं, कुछ कुछ फिलोसफर हैं जो कि पूरा काम करते हैं इंटेलेक्चुअल कॉज में, जैसे जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया। लॉक रूसो ने तो एक सिद्धांत भी दिया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। वो सिद्धांत पढ़ना एक्चुअली मेन है, बट वो किसी और टाइम करेंगे। और इमैनुअल कांट थे, मोंटेस्क्यू थे जिन्होंने कि सेपरेशन बताया चर्च और स्टेट का। तो ऐसे ऐसे लोग उभर के आ रहे थे जो कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कारण बनते हैं। वोल्टेयर थे जिन्होंने स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम देना के लिए कहा लोगों को। और इसके बाद पढ़ेंगे हम, तो इंटेलेक्चुअल्स जो थे इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना किंग से। किंग से पूछने लग गए कि आपको किसने हक दिया उन पे रूल करने का, जनता पे। क्योंकि अब तक तो किंग कहता था कि हम मैं गॉड का एक मैंडेट हूँ जो कि लोग प्रजा को चलाऊंगा, बट अब इसी पे क्वेश्चन सवाल उठना चालू हो गया था। तो ये सारे सवाल न्यूज़पेपर, बुक्स, सैलून डिस्कशन इन सब में फैले जा रहे। तो ये फोटो है, ये फोटो एक वो ये देखिए, ये बंदा जो है न्यूज़पेपर पकड़े हुए है और ये सब में अब ये बता रहा है न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। तो इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल की बातें थी वो धीरे धीरे करके लोगों पे फैली जा रही थी। जिनको पढ़ना भी नहीं आता था उनको ये लोग पढ़ा पढ़ा के, सुना सुना के फैला देते थे। पढ़ेंगे टाइम लाइन, यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 1789 में स्टेट जनरल आती है। स्टेट जनरल बताते हैं आगे क्या है। फिर 89 से 91 के बीच नेशनल असेंबली, फिर 91 से 92 के बीच लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर 92 से 95 के बीच नेशनल कन्वेंशन, 95 से 98 के बीच डायरेक्टरी रूल, और 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट जनरल। स्टेट जनरल है क्या। तो 5 मई 1789 में एक सुपर पार्लियामेंट होती है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल मतलब जो स्टेट आपको बताई थी, 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों स्टेट के लोग मिलके एक जनरल यानी कि एक सभा बनाएंगे, घोषित करेंगे। तो 175 सालों में ये एक बार हो रही थी, और इसमें सारे तीनों स्टेट से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे। तो उसका जो एजेंडा था वो था कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रही थी फ्रांस में, जो कि टैक्सेस बढ़ रहे थे जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि फ्रांस डेप्थ में था, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसमें डेलीगेट्स थे कि फर्स्ट स्टेट से जो थे वो थे 300 लोग, सेकंड से थे 300,
और थर्ड स्टेट से थे 600 लोग। तो ये इनकी संख्या, थर्ड स्टेट वालों की रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इनकी कम है। तो अगर इंडिविजुअल वोटिंग होती तो थर्ड स्टेट के लोग हर हर बार जीतते, बट इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होती थी, हर स्टेट का एक वोट माना जाता था। जैसे 300 लोगों का एक ही वोट माना जाएगा, इसमें भी एक ही वोट माना जाएगा, और इसमें भी एक ही वोट माना जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता था, जो टैक्स हटा रहे हैं, टैक्स तो इन पे लग रहा है थर्ड स्टेट पे, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है वो आपस में मिल जाते थे। तो इनके टोटल वोट होते थे दोनों के 2 वोट हो गए, और इनके होता था सिंगल वोट। तो 3 वोटों में से 2 वोट नोबिलिटी और फर्स्ट स्टेट यानी कि चर्च को मिल जाते थे, जिस वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बातें हमेशा मानी जाती थी, थर्ड स्टेट को हमेशा टैक्स के नीचे दबा दिया जाता था। तो इस वजह से एक डेडलॉक हो जाता है वोटिंग राइट्स में, क्योंकि हर स्टेट का एक एक वोट बोला गया है। अगर इंडिविजुअली वोट बोलते तो थर्ड स्टेट के लोग जीत जाते, बट ऐसे में वो नहीं जीत पाए, थर्ड स्टेट के लोग नहीं जीत पाए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग मिलकर 2 वोट करके 3 वोटों में से जीत जाते हैं। तो इस वजह से डेडलॉक हो जाता है। थर्ड स्टेट वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, इंडिविजुअली वोट लिया जाए, बट राजा ऐसा नहीं करता है, क्योंकि राजा नहीं चाहता कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स दें। तो जो थर्ड स्टेट थी वो खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि, और जो लुई 16 होते हैं वो उन्हें लॉकड आउट कर देते हैं मेन हॉल में। तो जो नेशनल असेंबली होती है वो एक टेनिस कोर्ट में जाके शपथ लेती है और कहती है हम तब तक डिसबैंड नहीं होंगे जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता फ्रांस में। ये देखिए, ये है वो टेनिस कोर्ट जहाँ शपथ ली जा रही है, ये बंदा शपथ ले रहा है। इसके आगे हम देखेंगे जून। जून में क्या होता है, तो जून में एक पीजेंट रिवॉल्ट चलता है। इसके बाद जो लोकल फ्यूडल्स लॉर्ड्स हैं उनमें उनकी ग्रेनरीज लूटी जाती है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स बंद कर दिए जाते हैं। तो इसे ग्रेट फियर के नाम से कहा जाता है। तो ग्रेट फियर मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, जो नोबिलिटी और चर्च थे, वो एक फियर में आ गए हैं, ग्रेट फियर में आ गए हैं। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया है। तो पेरिस में कई रियॉट्स होने लग जाते हैं, दंगे फसाद होने लग जाते हैं, और ये किंग के एक्शन के अपोज में किया जाता है सब। और लॉ और ऑर्डर का ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो इस वजह से लुई 16 क्या करते हैं, मिलिट्री भेजते हैं इनको सप्रेस करने के लिए पेरिस में। तो इस वजह से लोग और भड़क जाते हैं। और वहाँ 14 जुलाई को एक बास्टील का किला होता है। फ्रांस में एक जगह है बास्टील, तो वहाँ एक किला है। तो यहाँ बहुत सारे वीपन्स हैं, यहाँ कैदियों को बंद करके रखा गया है। तो ये एक तरीके से राजा की ताशाही दिखाता था। तो लोगों ने इसको जला दिया, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने इसको जला दिया। जला के मतलब एक एक ईंट तक नहीं छोड़ी है इसकी, और सारी जो आर्म्स वगैरह थे वो लूट के वो चले गए। इसके बाद आता है यही है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, यही है 14 जुलाई 1789। तो इसको एक प्रिजन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये एक रॉयल ऑपरेशन का सिंबल था। और जो बास्टिल प्रिजन को लूटा गया, इसके वीपन्स को चुराया गया, और इस डे को कहते हैं बास्टिल डे सेलिब्रेशन, 14 जुलाई। जो नेशनल असेंबली थी उसको बाद में नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रही है। और इसने ऑर्डर किया अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडल लॉर्ड्स को इसने हटाना चाहा, इसलिए इनका जो विचारधारा थी या फिर आइडियाज़ थे इनके, वो अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करते थे। और इन्होंने कहा कि जो एक टैक्सेस जो लेंगे वो यूनिफॉर्म लेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेट से भी लेंगे, सेकंड से भी लेंगे, और थर्ड से भी लेंगे, तीनों से बराबर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। बहुत सारे नोबल्स थे, इन इन चीज़ों को देख के वो दूसरी कंट्रीज़ में भागने लग गए थे। क्लर्जी तो जो थे, क्लर्जी मतलब जो चर्च वगैरह में क्लर्जी होते हैं, उनकी संख्या 1/3 कर दी गई, और मेनली 2/3 को सिविल ऑफिसर बना दिया गया। इससे पोप जो होते हैं, जो पोप
होते हैं वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, जो चर्च के पोप होते हैं। पोप पोप जैसे एक धार्मिक बहुत ऊपरी तबके का इंसान होता है क्रिश्चियनिटी में। अब अब्सोल्यूट मोनार्की से मतलब पहले तो राजा का लुई 16 का वो था शासन। तो लुई 16 का शासन से क्या हुआ, नेशनल नेशनल असेंबली बनी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल को सपोर्ट कर रही है। तो अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मोनार्की भी, दोनों ऐड हो गए। तो कम से कम इतना तो आया, एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक अभी फ्रांस की सिचुएशन आ चुकी है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसने ये बनाया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो ये उसने 17 आर्टिकल्स इसमें बनाए थे, ये 17 है यहाँ पे। तो ये 17 आर्टिकल्स वाला एक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जैसे मैग्ना कार्टा है इंग्लैंड का और यूएस बिल ऑफ राइट है। तो ऐसी ये भी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस चीज़ है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। तो ये ह्यूमन और सिविल राइट्स को दिखाता है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट पे बेसिस है पूरा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनके कॉन्सेप्ट इसमें आ गए थे। और जो इसमें एक सेंटेंस उभर के आया कि मैन ऑन बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि सभी जो आदमी है वो जन्म लेता है, फ्री होता है और उनके सारे अधिकार बराबर होते हैं। बट इसमें महिलाओं और जो स्लेव्स थे उनको कोई राइट्स नहीं मिले जैसे बाकी सिटीजन्स को मिले हैं। असल में जो वुमेन्स को जो राइट्स मिले यानी जो रिप्रेजेंटेशन मिली पार्लियामेंट में, वो फ्रांस में 1746 में मिली, नहीं सॉरी 1946 में मिली, बहुत लेट मिली। और जो अमेरिका में है उसमें भी बहुत लेट मिली। सिर्फ अकेला इंडिया है जिसमें 1947 में अधिकार सबको स्टार्टिंग से ही दे दिए गए, फ्रीडम के तुरंत बाद। तो इनको जो थे वुमेन्स को था, इनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था मूल में, मतलब जो वुमेन और स्लेव थे इनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। और जो नॉर्मल मैन है, जो जिनको वोटिंग राइट्स हैं, उनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। तो इस वजह से वुमेन जो थी वो गुस्से में आ गई और इस वजह से वुमेन्स ने एक मार्च किया वर्साइल की तरफ। इसको ये आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो अक्टूबर 1789 में हार्श इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वो ख़राब थी, फूड का शॉर्टेज हो चुका था। और कहीं मतलब ऐसा र्यूमर्स फैल गया था औरतों में कि जो वर्साइल पैलेस है उसमें कहीं सारा ब्रेड यानी रोटी छुपाई गई है, उनके लिए रोटी है ब्रेड, तो खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ छुपाई गई है वर्साइल पैलेस में। तो इस चक्कर में 7,000 वुमेन ने असेंबल किया और वर्साइल के पैलेस की तरफ मार्च करने लग गए। तो इस वजह से उन्होंने रॉयल फैमिली को वहाँ जाकर पूछा कि आप हमारे साथ पेरिस आइए, लोगों के हालात देखिए। 1790 में पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आने लग गए थे फ्रांस में, कई पार्टीज इमर्ज हो चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डाउन यानी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था अभी। तो बहुत सारे क्लब्स जो थे वो फॉर्म हुए, उनके अपने थॉट्स आए, आइडियाज़ आए, कुछ लोग चाहते थे चेंज हो, कुछ लोग चाहते थे चेंज ना हो। तो इसी में वो भी उभर के आया कि लेफ़्ट विंग और राइट विंग जो केस है वो यहाँ से उभर के आया कि राजा के लेफ़्ट में जो बैठे थे वो चाहते थे कि बदलाव हो और जो राइट में चाहते थे वो चाहते थे बदलाव ना हो। तो इस वजह से लेफ़्ट और राइट विंग उभर के आया, इधर से ही आया वो फ्रांस के 1790 से। और जो जैकोबिन्स थे, कुछ जैकोबिन्स उभर के आए क्लब्स में, जिरोंडिन्स उभर के आए। तो जो जैकोबिन्स थे वो बहुत रेडिकल सोच के थे और जिरोंडिन्स जो थे वो लिबरल सोच के थे। और एक और उभर के आई सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। तो ऐसे करके ग्रुप्स उठने लग गए थे। तो जैकोबिन क्लब को देखेंगे तो जैकोबिन क्लब जो था मेनली वो पुअर क्लास के लोग थे, क्योंकि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेनली मिडिल क्लास को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली थी। वो लोग अपना ज़्यादा सोचते थे, पुअर क्लासेस की हालात वैसी थे। तो इन सब को देख के जैकोबिन क्लब उभर के आया और जैकोबिन क्लब में जो लोग थे वो मेनली पुअर क्लासेस के लोग थे।
तो उसमें कुछ आर्टिसंस थे, कुछ डेली वर्कर्स थे। तो वो बिलीव करते थे कि जो अपर मिडिल क्लास है उन्हीं के पावर, उनके पास ही पूरी पावर आ चुकी है, अपर मिडिल क्लास लोगों के पास इनके पास कोई पावर नहीं है। तो इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन द रॉबस्पियर। ये रेन ऑफ टेरर में आएगा आपके, रेन ऑफ टेरर में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा, रेन ऑफ टेरर में, आरओटी में। तो जो जैकोबिन थे उनको सेंस क्लॉट्स भी कहा जाता था। क्लॉट्स मतलब होता है कि ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब जो हाफ पैंट पहनते हैं। तो हाफ पैंट थोड़ा महंगी होती थी, यहाँ यहाँ तक होती है वो, सेकंड आप पर होता है, यहाँ यहाँ तक होती है जो ब्रीचेस होती है, जिसको हम भी पहनते हैं अब आजकल, गर्मियों में पहनते हैं मेनली। बट उस टाइम जो ब्रीचेस होती थी वो सिर्फ अमीर लोग ही पहन पाते थे। तो ये अपने आप को पुअर दिखाने के लिए, या फिर पुअर ये होते थे कि जिस वजह से ये नी पैंट से ज़्यादा यानी पूरी पैंट पहनते थे, जिसको सेंस क्लॉट्स यानी जैकोबिन कहा जाता था। सेंस मतलब होता है विदाउट, क्लॉट्स मतलब होता है ब्रीचेस, तो विदाउट ब्रीचेस। पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में मेनली 1791 में क्या होता है, किंग लुई जो थे वो ट्राई टू स्केप, वो भागने की कोशिश करते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया उनका ससुराल होता है, तो वो ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश करते हैं फ्रांस से, बट वो पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से डिमांड उठती है रिपब्लिक की। पहली बार फ्रांस में ऐसा हो रहा है कि अभी तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है, बट अब रिपब्लिक की तरफ जा रही है सोच, रिपब्लिक की तरफ सोच जा रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो किंग लुई है वो खुद अपना देश छोड़ के भागना चाह रहे हैं, तो सोच यहाँ रिपब्लिक की तरफ जाती हुई दिख रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो था वो फेवर में थी, अभी तक फेवर में थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, जैसा कि ब्रिटेन में है। तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसमें, जो जैकोबिन्स थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि रिपब्लिक हो जाए फ्रांस। बट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो नेशनल गार्ड भेज के जैकोबिन्स को सप्रेस कर देती है और इस वजह से मसाकरे हो जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है 1791, सितंबर की 1791 में आती है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। किंग को वापस रिस्टोर किया जाता है एज अ हेड ऑफ स्टेट। जो सिस्टम होता है वो फेल्ड हो जाता है। ये पूरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है ये एक ही साल तक टिकती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसी के अंदर कई पार्टीज और कई ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, मेनली जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स। और जो लुई होता है वो सीक्रेटली ट्राई कर रहा होता है कि बाकी राजाओं से हेल्प करे, हेल्प लेने की ट्राई कर रहा होता है, ताकि वो वापस से अपनी मोनार्की स्टार्ट कर सके। तो जो आसपास के जो देश के राजा होते हैं वो अनारकी से डरने लग जाते हैं इनकी, कि ये हम पे भी अराजकता ना फैला दें फ्रांस के लोग, और ऐसे रिवॉल्यूशनरी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इससे बाकी लोगों को फ्रांस से दिक्कत होने लग गई। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर एक फ्रांस के मोनार्की के सपोर्ट में एक डिक्लेरेशन करते हैं, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिज कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रिया, पर्सिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया मिलकर फ्रांस की मोनार्की को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से फ्रांस में जो नेशनल असेंबली चल रही है उसमें वो सोचती है कि तो फ्रांस में डायरेक्टली अटैक है, तो इस वजह से वो फ्रांस अटैक कर लेता है ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे, और ये अटैक करता है 1792 में। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये है ऑस्ट्रिया, ये जो इलाका है हैब्सबर्ग एम्पायर का, ये जो है ये ऑस्ट्रिया है, ये प्रशिया है और ये फ्रांस है। तो फ्रांस यहाँ अटैक करना स्टार्ट कर लेता है। तो लेट 1792 में क्या होता है, अगस्त में किंग और जो फैमिली होती है उस पर अटैक कर देते हैं रेडिकल्स, यानी रेडिकल्स मतलब जैकोबिन्स। पेरिस में मोनार्की को सस्पेंड कर दिया जाता है। किंग हेल्प मतलब किंग बचने की कोशिश करते हैं और इस वजह से हेल्प मांग रहे होते हैं प्रशिया और ऑस्ट्रिया से, और लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है।
रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शन अनाउंस्ड, और इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाता है। किंग लुई जो होते हैं वो भागते हुए पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेंटेंस टू डेथ यानी पूरे गियोटिन दिया जाता है। और ब्रिटिश, डच, स्पेन ज्वाइन कर देते हैं ऑस्ट्रिया और प्रूसिया को, और एक कोलिशन करते हैं फ्रांस के अगेंस्ट, जिसे द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन भी कहा जाता है। यहाँ पे गियोटिन है कि जो लुई 16 है उसको गियोटिन किया जा रहा है, यानी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो गियोटिन क्या होता है? तो गियोटिन जो है डॉक्टर जोसेफ गियोटिन द्वारा एक निर्मित एक ऐसा वो है, इक्विपमेंट है जो कि तुरंत बंदे को मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि फांसी में ऐसा होता है कि अगर बंदा मरेगा नहीं तो उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है काफ़ी देर तक। तो गियोटिन एक ऐसा, यहाँ पे ऐसी कांच या फिर स्टील की स्लाइड लगी रहती है जो कि तुरंत बंदे की गर्दन काट देती है। यहाँ पे गर्दन रखी जाती है। तो ला मार्साइल क्या है? ला मार्साइल एक फ्रांस का एक नेशनल एंथम है जो कि क्लाउड दे लिस्टर ने लिखा था। और असल में ये क्या था, जो मार्साइल से जो सैनिक आ रहे थे पेरिस की तरफ, तो वो लोग इसको गाते गाते आ रहे थे, तो इस वजह से ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन जाता है। फिर पढ़ेंगे जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, अब ये आएगा रिपब्लिक में, क्योंकि जैकोबिन्स लोग पावर में आएंगे। तो एक नेशनल कन्वेंशन बनती है 1792 से अक्टूबर 1795 तक। तो एक थर्ड गवर्नमेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये तीसरी गवर्नमेंट आ चुकी है अभी तक रिवॉल्यूशन की, और ये लगभग सभी 21 साल से बड़े लोगों को वोटिंग राइट दे देती है, और इसमें मोनार्की अबॉलिश हो जाती है। इसे ट्रू रिपब्लिक भी कहा जाता है। इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का, जो कि सारे मेजर डिसीजन लेगी, और ये जो कमिटी होती है ये डोमिनेटेड होती है जैकोबिन्स द्वारा। तो मेनली डिसीजन कौन ले रहा है? जैकोबिन्स लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा रेन ऑफ टेरर। तो जो जैकोबिन्स का जो हेड था उसका नाम था मैक्सिमिलियन द रॉबिस्पियर। तो 1793 से 1794 तक रेन ऑफ टेरर रहता है, यानी आतंक का काल रहता है। तो मैक्सिमिलियन क्या करता है, जो भी इंसान पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और वो इसका अपोज करता है, यानी जैकोबिन्स का अपोज करता है या उनकी सरकार का अपोज करता है, तो उसको वो डायरेक्टली गियोटिन कर देता था, यानी मौत के घाट उतार देता था। तो वो मतलब मैक्सिमिलियन ने एक साल में लगभग 16,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। यानी अगर डाटा देखा जाए तो 365 डेज में उसने 16,000 लोगों को मारा है। यानी पर डे मान के चलो तो 45 से 50 लोगों को उसने गियोटिन कर दिया था। बट ये शहरों का आंकड़ा है, अगर गाँव का आंकड़ा देखें तो ये संख्या लगभग हो सके तो 100 भी जा सकती थी पर डे की। तो इसने राजा की बीवी यानी लुई 16 की वाइफ मैरी को भी एग्जीक्यूट कर दिया, और चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको बंद कर दिया। तो रेन ऑफ टेरर की कुछ तस्वीरें हैं कि ऐसी करके, मतलब जो भी इंसान थोड़ा भी पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व है उसका कल हो या ना हो उसको खुद नहीं पता। तो ऐसा रेन ऑफ टेरर वहाँ चल रहा था कि लोग ऐसे मर रहे थे, खून ही खून हुआ करता था, दंगे बहुत होते थे। तो जैकोबिन्स के टाइम में बुरी हालत हुई थी लोगों की। ये देखो ये गियोटिन है, ये ऐसे लोगों को डरा डरा के दिखाया जा रहा है पूरा, कि जो इसकी मैक्सिमिलियन के अपोज में खड़ा होगा उसको मार दिया जाएगा। के बाद स्लेवरी का अबॉलिश किया जाता है, स्लेवरी ख़त्म कर दी जाती है। बट जो नेपोलियन बोनापार्ट आता है वो इसको वापस से रीइंस्टेटेड कर देता है। एक न्यू कैलेंडर बनाया जाता है जिसमें कि 10 घंटे एक दिन में होंगे, 100 मिनट एक घंटे में होंगे, और 10 दिन का एक वीक होगा। तो ऐसे मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी चलता है बट उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक अपना ही कैलेंडर बना रहे हैं फ्रांस वाले। तो एक फूड शॉर्टेज हो जाती है उसके बाद वॉर की वजह से। और क्या होता है, ये जो फूड होता है ये रूरल एरिया से यानी गांव से शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, और गांव वालों के लिए खुद खुद भुखमरी फैली है, और क्योंकि इन शहरों में सैनिकों को ज़रूरत होती है फूड की, तो इस वजह से गांव में तो शॉर्टेज हो गई फूड की, बट शहरों में फूड इनको चाहिए। तो इस इन सब चीज़ों को देख के जो लोग थे वो सिक हो जाते हैं जैकोबिन्स थे, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता है जैकोबिन्स की जो तानाशाही है रॉबिस्पियर की।
तो जैकोबिन्स को बैन कर दिया जाता है और रॉबस्पियर खुद को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी उनको मार दिया जाता है। डायरेक्टरी तो एक 1795 से 99 के बीच और एक मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं वो कंट्रोल लेते हैं, और ये लोग उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार देंगे जिन पे प्रॉपर्टी होगी, बाकी को वोट का अधिकार नहीं मिलता था। एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर आता है, यानी जिसमें 2 हाउसेज होंगे और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी उसमें लगभग 5 डायरेक्टर थे, जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप ना आए, यानी 5 लोग ऊपर बैठे हैं। इस पूरी डायरेक्टरी में 5 लोग सबसे ऊपर बैठे हैं। तो नेपोलियन जो होता है फ्रेंच विक्ट्री कर चुका होता है इटली और ऑस्ट्रिया में, और वो इन 5 डायरेक्टर में हेड बन जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ कोलिशन जो था इटली और ऑस्ट्रिया का, वो लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे 1799 में नेपोलियन जो होता है कंसुलेट बना देता है। ये एक 30 ईयर का ओल्ड मिलिट्री जनरल होता है, जो कि एक डायरेक्टरी रूल के अगेंस्ट ही कूप कर लेता है और एक अपनी सभा बना देता है जिसे कहते हैं द कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट ये बोलता है कि ये एक शांति से रहने वाली चीज़ है, कि हम देश को पूरी शांति से चलाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, तो वो कॉन्सुलेट बनाता है। इसमें 3 कॉन्सुल होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कॉन्सुल वो खुद को रखता है और बाकी 2 आगे पिक्चर में दिखाएंगे। तो 1804 में क्या करता है, वो खुद को एम्परर बना देता है खुद, यानी 1799 से 1804 तक ये कंसोल चलती है। उसके बाद जो ये है नेपोलियन बोनापार्ट है, वो खुद को एम्परर घोषित कर देगा। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है, और ये खुद को, ये फर्स्ट कंसुल दिखा रहा है, ये सेकंड है और ये थर्ड कंसुल है। तो इस वजह से ये कंसुल रूल ख़त्म करके खुद को डायरेक्टर बना देगा। तो इस तरीके से फ्रांस का पूरा रिवॉल्यूशन पूरा होगा कि ये आया तो मोनार्की से था, स्टार्ट भी मोनार्की से हुआ है और एंड भी मोनार्की पे ही हो रहा है, यानी डिक्टेटरशिप पे हुआ है। बट पहले तो राजा की डिक्टेटरशिप थी, बट अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ रही है। तो इस वजह से पूरी रिवॉल्यूशन हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन